तो ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो टेस्ट हुआ था सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था। ये बोल रहा है कि बेंजीन जो है हमारा, उसमें कितने एकल और कितने द्विआबंध होते हैं, कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड होते हैं, वो आपको काउंट करके बताना है। इसमें कितने सिंगल और कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो अगर आप एक बेंजीन को देखो तो बेंजीन में क्या होता है हमारे पास, आपको पता है कि 6 कार्बन होते हैं कुछ इस तरीके से। सेकेंड बना दो पहले मैं। 6 कार्बन होते हैं और हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है ऐसे। हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होता है और साथ साथ डबल बॉन्ड, ये एक अगर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड काउंट करो, सिंगल बॉन्ड काउंट करो, तो सिंगल बॉन्ड कितने हमारे पास, एक 6 तो हाइड्रोजन हो गए, तो 6 सिंगल बॉन्ड तो ये हो गया हमारे पास, और 3 ये भी हैं, 1 2 3 कार्बन वाले। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 9। तो 9 सिंगल बॉन्ड है। और अगर आप डबल बॉन्ड काउंट करो, द्विआबंध काउंट करो, डबल बॉन्ड काउंट करो, तो डबल बॉन्ड कितने, 1 2 और 3, 3 डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है हमारे पास 9 और डबल बॉन्ड हमारे पास 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि अ हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 2 cc सिंगल बॉन्ड एंड 1 cc ट्रिपल बॉन्ड। यानी देखो, दो तो सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, सीसी सिंगल बॉन्ड, और एक जो है हमारे पास वो कैसा बॉन्ड कंटेन कर रहा है, वो ट्रिपल बॉन्ड सी। तो कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन हो गए तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 कार्बन है तो अगर हाइड्रोजन बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, आपको पता ही है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इसका 4 पूरे हैं तो इसमें एक ही होगा। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास किसका है, ब्यूटाइन का, क्योंकि 4 कार्बन है और अल्काइन है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, ब्यूटाइन। इसका नाम क्या है, ब्यूटाइन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट तो ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। अगला कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक की समजातीय श्रेणी के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। मतलब जो हमारा होमोलोगस सीरीज होता है उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है आपको। ठीक है, तो सभी उत्तरोक्त सभी जो हमारे पास उत्तर हैं, तो उसमें मतलब जो सारे कर्मागत वो होते हैं हमारे पास, उनके सदस्य जो होते हैं वो CS2 से वेरी करते हैं। मतलब चेंज जो होता है वो CS2 के साथ होता है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा होमोलोगस सीरीज है, एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH4। एल्कीन का फॉर्मूला CH3CS2। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, CH3 सॉरी, कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 6। तो 2 हाइड्रोजन हो गए और एक कार्बन हो गया, यानी हर एक जो हमारे पास अगला जो होगा क्या होगा, CH3, एक आ जाएगा बीच में CS2 और एक CH3। तो होमोलोगस सीरीज में जो नेक्स्ट मेंबर आता है, अगला जो सदस्य आता है, उसमें जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, CS2 का। तो ये बात तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर गलनांक और क्वंथनांक में वृद्धि होती है। सही बात है, कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी क्वंथनांक और गलनांक भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये भी क्या है हमारा, ट्रू है, ये भी सही बात कह रहा है। दो कर्मागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान के बीच 16 U का अंतर होता है। देखो, आपको अभी अभी देखा आपने कि CS2 का डिफरेंस होता है सदस्यों में। तो अगर CS2 में कार्बन का द्रव्यमान जो है हमारे पास 12 है और हाइड्रोजन का कितना है, 2, तो यानी चेंज तो 14 का हुआ ना। डिफरेंस कितने का आया, 14 का। लेकिन ये कितना कह रहा है, 16 का, तो ये तो गलत है, ये भी फॉल्स है। और C2H2 और C3H4 ये है हमारा इथाइन और ये है प्रोपाइन। इथाइन और प्रोपाइन दोनों ही एल्काइन के सदस्य हैं, और ये कह रहा है नहीं है, नहीं भाई है ये, तो ये भी गलत कह रहा है। तो दो ही ऑप्शन सही है इसके, ए और बी। तो ए और बी सही है, नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एंड बी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ए ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं और सारे सिंगल बॉन्ड। देखो 6 कार्बन है, देखो ये दिख रहा है तुम्हें, 6 कार्बन है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है कि आपका साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है हमारे पास, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, थोड़ा कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये दिख जाए आपको, रेड ले लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है हमारा बी ऑप्शन में 6 कार्बन है हमारे, 6 के 6 कार्बन हमारे डबल, हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, ताकि 2 वैलेंसी इधर से हो जाएंगी, 2 इधर से, 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए क्या है हमारे पास, हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन का है ये स्ट्रक्चर, एक तरीके से तो गलत, ये ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है, मतलब ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, बेंजीन का। और ये साइक्लोहेक्सेन का, ये तो, ये देखो यहाँ पे कार्बन जो है 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो गलत ही है, स्ट्रक्चर भी गलत है। हाँ ये ठीक है, 4, हाँ ये भी ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आपका साइक्लोहेक्सेन है और ये हमारा बेंजीन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला कह रहा है कि एथाइन अणु के बनने में साझा करने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है। तो एथाइन बनाने के लिए जो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एथाइन क्या होता है हमारा कार्बन, कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं हमारे साइड में CH2। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर है, एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, हर एक में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास साझा हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है एथाइन बनने में। एथाइन के बनने में टोटल 10 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कार्बन जो है हमारा वो एक अपने आप की वैलेंसी पूरी करने के लिए, अपने आप को उत्कृष्ट गैस जैसा, अपना नोबल गैस जैसा बनाने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कभी भी आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता। वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। ऐसा क्यों? तो भाई आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हमारे पास, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,4 होता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये 2,8 हो जाएगा और नोबल गैस जैसा बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए कभी भी इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या गेनिंग नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन देता ना इलेक्ट्रॉन लेता, शेयरिंग करता है, शेयरिंग करके अपनी वैलेंसी पूरी करता है। तो ऐसे में ये शेयरिंग ही क्यों करता है? देखो रीजन ये है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बन जाएगा C4-। C4- को अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें 6 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो 6 प्रोटॉन वाला जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकता, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता। इसी वजह से ये कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो C4- स्टेबल की जगह क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। देखो कोई भी कंपाउंड कोई भी रिएक्शन इसलिए करता है वो अपने आप को स्टेबल बना सके। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उल्टा अनस्टेबल बन जा रहा है, असंतुलित बन जा रहा है, अस्थिर बन जा रहा है। तो अस्थिर बनने की वजह से, अस्थिर होने की वजह से, अनस्टेबल बनने की वजह से ये कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति नहीं करता। ऐसे ही C4+, अगर तुम C4+ बनाने की कोशिश करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराने की कोशिश करोगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए पहली बात आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी आपकी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। और साथ साथ जब C4+ बन भी जाएगा, आपने एनर्जी बना भी दी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करके आपने कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो कार्बन है वो स्टेबल की जगह उल्टा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में रियलिटी में 6 प्रोटॉन है और सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रॉन 2 ही बचे हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी और को दे चुका है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये स्टेबल होने वाला नहीं है। अब प्रोटॉन जो है और ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो इसके पास आएगा उससे वो केमिकल रिएक्शन कर लेगा, इसलिए स्टेबल होने की जगह हो जाएगा अनस्टेबल। देखो उत्कृष्ट गैस बनने से वो स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल बन रहा है, इसीलिए कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो आपको उत्तर क्या लिखना है इसका, आंसर क्या लिखना है इसका, कि C4- जो है वो C4- जो है वो बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आपका कार्बन का जो 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस है वो संभाल नहीं सकता, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं सकता। उसी प्रकार से जो हमारा कार्बन है C4+ नहीं बनाता कभी भी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन का ह्रास कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको। इसीलिए क्या है कि आप अगर आप सिर्फ इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर भी दोगे तो जो बनेगा वो अनस्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल अस्थिर बन जाएगा। अगर पहली बात तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और दूसरा बनने वाला जो अणु होगा वो बहुत ज्यादा आयन जो होगा वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसलिए कभी भी कार्बन ना C4- बनाता ना C4+ बनाता, और स्टेबिलिटी के लिए हमेशा क्या करता है, शेयरिंग, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन याद है ना, मीथेन में कितने बॉन्ड बनाता है हमारे पास, 4। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। क्लियर है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कह रहा है कि नीचे दिए गए कार्बन के यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए। मीथेन, प्रोपेन, कार्बन के, मीथेन और प्रोपेन के सूत्र बोल रहा है, आणविक सूत्र क्या हो गया। मीथेन का क्या होता है भाई, सबको पता है CH4 होता है मीथेन का। इथेन, प्रोपेन का क्या होता है, 3 कार्बन हो गए इसके अंदर, C3। और हाइड्रोजन जो होंगे डबल से 2 ज्यादा होते हैं, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। 6 का 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यानी प्रोपेन का जो फॉर्मूला होगा, पहले वाले मीथेन का फॉर्मूला CH4 होगा, और दूसरा प्रोपेन का जो फॉर्मूला होगा C3H8 होगा। ठीक है। फिर कार्बन की यौगिका के गलनांक और क्वांथनांक निम्न क्यों होते हैं? क्या रीजन है कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है? देखो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता समझाता हूँ। देखो जैसे सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं,
NaCl है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत ऊंच होता है। लेकिन अगर आप उसी की जगह पे अगर आप मीथेन देखो, मीथेन देखो गैस फॉर्म में पाया जा रहा है, इथेन देखो, प्रोपेन देखो, ब्यूटेन देखो, पेंटेन, पेट्रोल देख लो अपना, पेट्रोल भी क्या है हमारा एक तरह से हाइड्रोकार्बन ही है। तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। थोड़ा सा भी खुला रख दोगे अपने कंटेनर में, लिया तुमने थोड़ा खुला रख दिया, अपने आप ही पेट्रोल उड़ने लग जाता है। तो इसका क्या रीजन है? क्या रीजन है कि जो हमारे नमक होते हैं NaCl, वो नमक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई होता है, और लेकिन हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो इसका मेन रीजन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो जो नमक है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्लस और माइनस आयन होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, कोई प्लस माइनस नहीं होता इनके अंदर, वो नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर होने की वजह से ही इनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्स यानी वीक फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से ये नेचर के अंदर गैसियस या लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, या इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन NaCl जैसे मॉलिक्यूल जो हमारे सॉल्ट है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, वो क्या है आपका, कि भाई इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप कह सकते हो सिंपल वे में कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, बिकॉज दे आर नॉन पोलर। क्योंकि ये नॉन पोलर है भाई, नॉन पोलर है इसलिए ये जो है हमारे पास वो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वीक होता है, ठीक है ना, और इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ये पॉइंट जोड़ के तुम लिख सकते हो, मैंने सिंपल उसमें लिख दिया, हाइड्रोकार्बन के कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि इनके कणों में कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मैं जोड़ के लिख देना पूरा का पूरा, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर मतलब समझा रहा हूँ आपको, लिखना आंसर आपको खुद ही है। तो इसमें मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उनके बीच में बल जो होता है वो कम होता है, इसलिए वे गैस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन जो हमारा सॉल्ट वगैरह जो है, इसके बारे में पूछा नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि NaCl जो होता है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो इनका हाई इसलिए होता है क्योंकि ये नेचर के अंदर आयंस में पाए जाते हैं, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है, इसी वजह से ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कह रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय फ्लेम टेस्ट। कैसे आप जला के आग की ज्वाला से ऐसे करके जला के, कोई चीज जला के, अब मान लो लकड़ी जला रहे हो आप, है ना, लकड़ी जला के आप कैसे पता लगा सकते हो कि भाई कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। तो ये आपको पता ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें सारे कार्बन के बॉन्ड सिंगल होते हैं, सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ही ये नेचर के अंदर जब जलाओगे ना तो ये पूरी तरह कंप्लीट बर्न करते हैं और किसी भी तरह का धुआं नहीं बनाते, ब्लू फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। जैसे आपने गैस देखा होगा अपना, क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, कोई धुआं नहीं करता, जब वो जलेगा तो किसी भी तरह का धुआं नहीं होता, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। लेकिन उसी की जगह पे कोई आप ऑयल जला रहे हो, कोई लकड़ी जला रहे हो, तो आपको दिखेगा कि वहां पे धुआं है, वहां पे धुआं होता है, यानी जो आपका फ्लेम होता है वो सूटी होता है, सूटी फ्लेम होता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और इन्हीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वो पूरी तरह जल नहीं पाते, और पूरी तरह जल नहीं पाते तो क्या होता है, कार्बन वैसे ही बिना जला हुआ निकलता है। तो अनबर्न जो कार्बन होता है वो काला काला धुआं बनाता है। ये अनबर्न जो कार्बन जो है हमारा, वो क्या बनाता है, काले रंग का धुआं बनाता है। तो वो जो फ्लेम होती है वो सूटी फ्लेम होती है। तो आप क्या बोल सकते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं, धुएं के साथ जलते हैं,
हैं, परंतु जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो पूरी तरह जलते हैं और उनमें किसी भी तरह का धुआं नहीं बनता, वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। तो इससे हम पहचान सकते हैं कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड। और उसके बाद आपसे पूछा कि भाई आपको क्या करना है, लिस्ट द प्रोडक्ट, क्या क्या बनेगा जब आप एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलाओगे। तो आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अगर आप इसको कभी भी जलाओगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो बस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या बनेगा, जल, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी हमारी हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, है ना, प्रकाश निकलेगा और साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा पैदा होगी। तो आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट एंड लाइट निकलेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला आंसर जो आप लिखोगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलाने पर धुआं निकलता है, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाने पर किसी तरह का धुआं नहीं निकलता, वो क्लीन ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं तो उसमें तीन ही चीज निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रोडक्ट तो ये निकलता है, साथ में हीट एंड लाइट निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नीचे दिए गए यौगिकों में विषम परमाणु और प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। विषम परमाणु, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसे विषम परमाणु कहते हैं। तो यहाँ विषम परमाणु कौन है, ऑक्सीजन है। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन है, थोड़ा लिख दूं ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर प्रक्रियात्मक समूह पूछ रहा है सेकंड, भाई इसमें कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो OH है, तो यानी कौन सा ग्रुप होगा आपका, एल्कोहल होगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसके अंदर, प्रक्रियात्मक समूह जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है आपका, एल्कोहल। इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास वो है ब्यूटेन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। ब्यूटेन का जो है वो सूत्र क्या होगा हमारे पास, C4H10 हमारा सूत्र है। और इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, तो संरचना कैसे हो जाएगा हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका ब्यूटेन है, जिसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन के अंदर 10 होते हैं हमारे पास। ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका। तीसरा कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अणु की पूर्ण संरचना खींचिए, इन दोनों में से कौन सा असंतृप्त है, यही बनाना को। साइक्लोहेक्सेन का पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, कई बार बना रखा है आपने, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। और हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन होते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हो। हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन होते हैं, है ना, हो गया। और ये इसमें सारे सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर उसी जगह बेंजीन देखोगे आप, तो बेंजीन में क्या पाएगा आपको, डबल बॉन्ड, तो वो अनसैचुरेटेड है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सेम साइक्लोहेक्सेन जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन इस बार हर कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा इसमें। लेकिन साथ साथ जब हमारे कार्बन दिख रहे हैं आपको, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें तो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर और बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X जब उसको रिएक्ट कराया जाता है सोडियम के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये बात देखो, आपको बताया कि 2 ही चीज हाइड्रोजन गैस बना सकती है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो सोडियम से अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अल्कोहल जब रिएक्ट करता है हमारा सोडियम से तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऐसे में हम पता कैसे लगाएंगे कि ये अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ना कुछ दे रखी होगी जिससे पता लगेगा कि ये अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड। इसने क्या बोला, द सेम कंपाउंड X, वही X जो है आपका सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, वही X जब 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, संकलन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि आपका OH हट जाता है और उसी जगह डबल बॉन्ड लग जाता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये सिर्फ किसमें देखने को मिलता है आपको, अल्कोहल में। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि अब जो आपका X कंपाउंड था वो अल्कोहल था, अल्कोहल है वो।
ठीक है, तो आपको तो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई एक्स, एक्स का एक्स बता दो भाई कौन सा कंपाउंड है, और राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द एबव। तो हम ये मान के चल रहे थे कि हमने जो एल्कोहल पढ़ा वो एथेनॉल है, तो एथेनॉल के साथ हम करते हैं इसको। तो जो कंपाउंड एक्स है आपका वो क्या होगा, CH3CH2OH, एथेनॉल है ये। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने एक्स को, एल्कोहल है ये। दूसरा, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फॉर द एबव मेंशन रिएक्शन स्टेट रोल ऑफ कंसंट्रेट। तो पहली बात रिएक्शन लिखने को बोला, तो रिएक्शन लिख देते हैं CH3CH2OH को अगर सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है हमारे पास CH3CO सॉरी CH2ONA, थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ उसको, है ना, CH3CH2ONA, है ना। तो ये हो गया हमारा सोडियम एथोक्साइड, और प्लस में कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, बैलेंस करोगे तो बैलेंस कर सकते हो उसको, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और सोडियम जो है हमारे पास वो भी 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास रिएक्शन होती है। तीसरी, इसी में रिएक्शन अगर लिखेंगे, रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हम इसको CH3CH2OH को, एल्कोहल को, अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराएं 443 केल्विन पे, तो ये बन जाता है एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन बन जाता है। तो आपसे कह रहा है कि इसमें H2SO4 का क्या फंक्शन है, तो भाई ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। ये वो तत्व है, वो अणु है जो इसके अंदर से, इस मॉलिक्यूल के अंदर से वाटर को निकालने का काम कर रहा है, जिससे ये एल्कीन बन पा रहा है। तो आप कह सकते हो कि H2SO4 is a dehydrating reagent for alcohol to produce alkene। एल्कीन को बनाने के लिए जो आपका H2SO4 है वो असली में एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। दूसरा, अगला अगर हम उसको हिंदी में लिख लें, हिंदी में क्या लिखेंगे कि H2SO4 यहां पर अल्कोहल से निर्जलीकरण करने में मदद करता है। एक निर्जलीकरण देख लेना भाई एक बार कैसे लिखते हैं। ठीक है, निर्जलीकरण करने में मदद करता है, जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे लिखा है, निर्जलीकरण देख लेना कैसे लिखते हैं ना। तो निर्जलीकरण करने में कहा गया जल को निकालने में मदद करता है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन के 2 विभिन्न रूप, डायमंड और ग्रेफाइट, की संरचना भिन्न है, उनका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इनसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि उसके अंदर एटम क्या है। तो आपको बताया कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, दोनों ही कार्बन से ही बने हुए हैं। तो ऐसे में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम है। केमिकल रिएक्शन करने पर वो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, सब कुछ सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, कि उनके बीच जो कार्बन की बॉन्डिंग है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर है, उनका कार्बन का जो शेप है वो अलग अलग है। कार्बन से बनने वाले मॉलिक्यूल का शेप अलग अलग है, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि जो उनके अंदर सब्सटेंस है वो सेम है, बिकॉज the diamond and graphite are allotropes of carbon, so they are made up of carbon atom only. Due to it their chemical property are same. इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बट they have
डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स। इनकी जो बॉन्डिंग पैटर्न्स है वो अलग अलग है, दे हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स ड्यू टू डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स एंड molecular structure. So they have different physical properties, है ना भाई। तो आप देखोगे कि जो हमारा डायमंड है वो 3D स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। डायमंड कुछ इस तरीके से, हर एक कार्बन जो होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप हर एक कार्बन को देखो तो हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जुड़ा रहता है। तो आप कह सकते हो कि ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड। डायमंड जो है 3D स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन उसी की जगह पे अगर आप ग्रेफाइट देखो तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागन होता है। कुछ इस तरीके से हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हेक्सागन बना के बैठे रहते हैं, देख रहे हो ना। किस इस तरीके से हेक्सागन बना के बैठे रहते हैं। तो इसी हेक्सागन स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या है कि इनका जो मॉलिक्यूल का जो आपका वो है, आपका प्रॉपर्टी है, वो अलग होती है डायमंड से, है ना, जिस तरीके से, है ना। हेक्सागन स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं इनके पास। तो इसी वजह से क्या होता है कि डायमंड जो होता है हमारा वो अलग तरीके से बिहेव करता है और ग्रेफाइट अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। ये ग्रेफाइट लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे तुम कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं, इसलिए इनकी रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म तो सेम होता है, लेकिन इनका जो आपका इनका जो बॉन्डिंग है, इनके जो आबंध बनाने के तरीके हैं, आबंध बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर है इनका, आबंध बनाने के बाद जो इनका आकार है वो अलग तरीके से बनता है। इसी कारण इनका जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं वो अलग होते हैं। तो आपको बस इतना लिखना है कि ये कार्बन से बने हुए हैं इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जो मॉलिक्यूल के अंदर, अणु के अंदर जो इनका आबंध बन रहा है वो अलग अलग बनता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये अलग अलग तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई उदासीन कार्बनिक यौगिक X अम्लीकृत K2Cr2O7 अभिक्रिया करके कोई अन्य कार्बनिक यौगिक Y बनाता है जिसकी प्रकृति अम्लीय है। X और Y सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर मृदु गंध का, ये देखो, अगर ये कोई मतलब मीठी स्वीट स्मेल की बात करें, समझ जाना कि वो एस्टर है यार, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बार बार रिपीट करते रहते हैं ये। और K2Cr2O7 है, K-MnO4 समझ जाना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन तो अल्कोहल की होती है, तो ये पक्का पक्का अल्कोहल होगा। अल्कोहल से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल बनेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। ये रिएक्शन वही बार बार रिपीट होती रहती है। तो ध्यान से देखो, पहला पार्ट ये क्या कह रहा है भाई, एक्स और वाई को, XYZ को पहचानो। तो एक्स क्या है हमारा? अल्कोहल होगा, सिंपल सी बात। तो फॉर्मूला है हमारे पास CH3CH2OH, मतलब क्या है? ये एथेनॉल है, एथेनॉल, एक्स एथेनॉल है। फिर वाई क्या है? वाई एथेनोइक एसिड है, इसी के ऑक्सीडेशन से तो बन रहा है वो। तो इसके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनता है हमारा? एथेनोइक एसिड, CH3COOH, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, सिंपल सी बात। एथेनोइक एसिड है, K2Cr2O7 डालोगे आप इसमें अल्कोहल में तो ये एथेनोइक एसिड बनाता है। और जेड क्या है हमारे पास? जेड क्या है हमारे पास? जेड क्या है? एस्टर होगा। जब एक्स वाई मतलब अल्कोहल को अगर आप इससे रिएक्शन कराओगे तो एस्टर बनता है। तो जेड क्या हो जाएगा हमारे पास? जेड क्या हो जाएगा? CH3COOC2H5, एस्टर, इथाइल एथेनोएट बोलते हैं। तो एस्टर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो XYZ पहचान लिया मैंने। उसके बाद कह रहा है कि एक्स से वाई और वाई एक्स से जेड में परिवर्तित होने के लिए अभिक्रिया लिख लेगा भाई, रिएक्शन लिखने के कह रहा है एक्स से वाई। तो CH3CH2OH, इसमें डाल दिया एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक K2Cr2O7, तो ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, CH3COH। और वैसे ही अगर आप CH3CH2OH
में एसिटिक एसिड डाल दो, CH3COH डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H2SO4 की प्रेजेंस में डालोगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा एस्टर, CH3COO, C2H5 प्लस में वाटर बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर बन जाएगा हमारे पास। तो रिएक्शन भी लिख दी, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट रिएक्शन भी लिख दी हमने। फिर कह रहा है कि X से Y में परिवर्तित में अम्लीकृत K2Cr2 की भूमिका तथा X और Y की में अभी H2SO4, तो ये कह रहा है कि इसमें H का K2Cr2 का काम है, तो भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है असली में K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या लिखोगे, ये उप क्या ये हमारा उपचयन कारक, उपचयन कारक है, तो आप क्या बोलोगे, ये उपचयन कारक है और ये काम करता है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने का, तो आप क्या बोलोगे, ये उपचयन कारक की तरह कार्य कर रहा है K2Cr2 और यहाँ पे H2SO4 कैसे काम कर रहा है, वही निर्जलीकरण कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, डिहाइड्रेटिंग